हेलो डियर व्यूअर, वेलकम टू एग्ज़ाम टॉपर चैनल। आज हम इंडियन पॉलिटी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपको इंडियन पॉलिटी में आने वाले काफ़ी सारा क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन होगा, जिससे कि आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। करीबन 100 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्कशन में, और आपको इस डिस्कशन में हमारे आने वाला जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उस सभी में आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि आजकल जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें रिटन एग्ज़ाम चल रहा है और काफ़ी सारा क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आ रहा है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाला ऐसा बहुत सारे एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आप पहले देख सकेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज प्रॉपरली मैच्ड। तो हमारे यहाँ पे कौन सा जोड़ा ठीक से मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन है ये हमारा आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दिया है उससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 318, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 332, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। ओके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारा आर्टिकल 324 में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। तो क्वेश्चन है, हमारा संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत हमारे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। तो हमारा आर्टिकल दिया गया आर्टिकल 61, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 356। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे आर्टिकल 61, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुमरेट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पे बोला गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कौन सा आर्टिकल में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है आर्टिकल 50A, आर्टिकल 50B, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51B। तो हमारा सही आंसर होगा आर्टिकल 51A। ओके, जहाँ पे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 तरह की मौलिक कर्तव्य के बारे में बोला गया है। तो 41 में देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पे देखिए, आपका लिस्ट 1 में आर्टिकल सभी दिया गया है और लिस्ट 2 में जो उस आर्टिकल से जुड़े जो सब्जेक्ट है उसके बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 36, आर्टिकल 74, आर्टिकल 368। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा आर्टिकल किससे जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 14 है हमारा राइट टू इक्वलिटी। ओके, आर्टिकल 36 जो है हमारा है DPSP, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 74 जो है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आर्टिकल 368 वो है हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा होगा यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तो आर्टिकल 14 का हमने बोला था 3, तो यहाँ पे कौन सा 3 है ना, ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो हमारा जो संविधान में जो आर्टिकल दिया गया है अनटचेबिलिटी, जो छुआ
अछूआ जो भेदभाव है उस बारे में किस आर्टिकल में बोला गया है? तो यहाँ पे हमारा बोला गया आर्टिकल 17 में बोला गया है, आर्टिकल 17। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। दिस स्टेटमेंट रेफर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोला गया है कि जे हमारा देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य क्या है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये बात कहाँ पे बोला गया है, किस आर्टिकल में बोला गया है? तो हमारा एक कर्तव्य है, ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, वो हमारा आर्टिकल कौन सा कहाँ पे है? 51A पे बोला गया है। द शेड्यूल ऑफ Constitution of India contains special provision for the administrative and control of schedule area in several state। तो वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है, हमारा अभी कितना शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। तो उस 12 शेड्यूल में कौन से शेड्यूल में हमारा जो शेड्यूल एरिया के बारे में बोला गया है, वो हमारा 5th शेड्यूल में बोला गया है। कौन सा शेड्यूल में? 5th शेड्यूल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द लैंग्वेज अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बाय रेजिंग द नंबर ऑफ 22। तो हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमारा जो लैंग्वेज है वो 22 तक पहुंचा गया है? कौन सा? वो हमारा होगा 92nd। क्या ना? 92nd। ओके, हमारा अभी कितना लैंग्वेज है? 7th शेड्यूल में। ये हमारा बेसिकली 7th शेड्यूल में होता है। तो हमारा 7th शेड्यूल में अभी 22 लैंग्वेज है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसे हम देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 22 पार्ट्स। देयर आर 448 आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल वर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे बोला गया, ये जो स्टेटमेंट दिया गया इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 22 पार्ट, और सही है। देयर आर 448 आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल था। पहले जो स्टार्टिंग हुआ तब उसमें हमारा कितना आर्टिकल था ना? 95 आर्टिकल था। अभी हमारा है कितना? 448। तो वो भी सही है। 9th, 10th, 11th शेड्यूल ऑफ एंड 12th शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ द स्टेट एंड स्पेसिफाई द टेरिटरी। तो बोला गया है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शेड्यूल में स्टेट और टेरिटरी के नाम के बारे में बोला गया है। तो हमारा जो 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल में से कौन सा शेड्यूल ना? 12 शेड्यूल में से फर्स्ट शेड्यूल, पहला शेड्यूल में वो बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following article of the Constitution of India say that the executive power every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of executive power of the union। तो कौन सा होगा यहाँ पे आर्टिकल? आर्टिकल 355। ओके, नेक्स्ट देखिए, which article of the Constitution of India say no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कौन सी आर्टिकल में बोला गया है कि हमारा 14 साल से कम उम्र के बच्चे कहीं भी जो डेंजरियस या मतलब खतरनाक एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं हो सकते। तो हमारा कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? वो बोला गया है हमारा आर्टिकल 24। ओके, फंडामेंटल राइट में वो बोला गया है। फिर देखिए,
Which one of the following statement correctly describe the fourth schedule of the constitution? तो हमारा जब 12th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल में से जो फोर्थ शेड्यूल है, तो फोर्थ शेड्यूल में क्या डिस्क्राइब किया गया है, हमारा क्वेश्चन वही पूछा है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इट एलोकेट सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, ये हमारा जो काउंसिल है, ओके, वहाँ पे सीट को एलोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 9th शेड्यूल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। तो हमारा जो 9th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सा अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था? वो हमारा आंसर होगा फर्स्ट अमेंडमेंट। क्या होगा? फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत वो ऐड किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारा कौन से आर्टिकल के तहत हमारा यूनियन का ड्यूटी है कि स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से उन्हें प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। तो क्या होगा आंसर? आर्टिकल 355। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग ऑफ प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत स्टेट को ये बोला गया है कि वो अपने स्टेट में मदर टंग मतलब अपने मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा 350A। ओके, 350A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डैश आर्टिकल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोला गया हमारा जो हर 5 साल में जो फाइनेंस कमीशन आता है, वो कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, गठन करते हैं? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 280, याद रखिएगा, आर्टिकल 280। नेक्स्ट देखिए, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज डैश। तो हमारा जो प्रियम्बल है, प्राक कथन है संविधान के, उसमें भारतीय संविधान में इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया है? क्या डिक्लेयर किया गया? हमारा आंसर होगा ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडिया रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1951 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जब बना था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस क्या था? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस क्या था? वो था हमारा सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑप्शन सी। फिर देखिए, द वर्ड सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो सेकुलरिज्म एक वर्ड ऐड किया गया है, वो कौन सा अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था? वो था हमारा 42। और एक बात याद रखिए, ये जो 42 अमेंडमेंट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, जिसे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इसे क्या नाम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया ए सेकुलर स्टेट, दिस मीन्स दैट। तो हमारा जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो वहाँ पे जो सेकुलर स्टेट बोला गया है, तो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द स्टेट रिगार्ड रिलीजियस एज ए प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1975। जो हमारा 1975 में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब कौन सा वर्ड इसमें नहीं था?
कौन सा वर्ड नहीं था? वो इंटीग्रिटी नहीं था। क्या था? इंटीग्रिटी नहीं था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा सही है? सोशल इक्वलिटी इज नॉट गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ये हमें गारंटेड है। सोशल इक्वलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री। सोशल इक्वलिटी गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो लिबर्टी में कौन सा लिबर्टी नहीं दिया गया है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट हमें मिला है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन मिला है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ मिला है। क्या नहीं मिला है? लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं मिला है। ऑप्शन डी। ओके, इकोनॉमिक लिबर्टी हमें नहीं मिला है। नेक्स्ट देखिए, द आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलाबोरेटेड इन। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑब्जेक्टिव है और जो आइडिया है वो प्रियम्बल में तो दिया गया है, और प्रियम्बल को छोड़ के और कहाँ पे दिया गया है? वो हमारा ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तीनों जगह पे वो दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, which among the following in the correct expression of the term secular in state? secular in India, तो यहाँ पे जो दिया गया सेकुलर, तो सेकुलर का रियल मीनिंग क्या है? इंडिया में सेकुलर का रियल मीनिंग क्या है? इंडिया हैज मेनी रिलीजन, इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द इंडिविजुअल, देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो क्या होगा? ऑप्शन डी। इंडिया में कोई भी स्टेट का अपना धर्म नहीं होता है, रिलीजन नहीं होता है। Which one of the following describe India a secular state? तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। वो कहाँ पे बोला गया है? वो कहाँ पे बोला गया है? वो हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। ओके, देखिए नेक्स्ट, in which amendment the words socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to the preamble of the constitution of India? तो हमारा कौन सा अमेंडमेंट में ये सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ये वर्ड जोड़ा गया था? कौन सा ना होगा? हमारा 42nd अमेंडमेंट। ओके, इसलिए 42nd अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, पर which one of the following judgment of Supreme Court of India केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड ए लैंडमार्क? तो हमारे जो इंडिया में जो केशवानंद भारती वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। तो वो क्या बोल रहा है कि किस लिए वो एक लैंडमार्क जजमेंट है? किस लिए ना? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which amendment of the Indian Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble? कौन सा अमेंडमेंट? वो 42nd अमेंडमेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द टाइम ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल? तो हमारा जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, तो कौन सा आइडिया हमारा संविधान में नहीं जुड़ा था? कौन सा ना? वो है सोशलिस्ट। क्या? सोशलिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, which amendment act introduce changes in the preamble to the Indian Constitution? तो हमारा preamble में कौन सा अमेंडमेंट से चेंजेस आया था? कौन सा अमेंडमेंट में? वो होगा हमारा वही सेम अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट 1976। ओके, नेक्स्ट देखिए, द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड इंडिया एज। तो हमारा जो प्रियम्बल है उसमें भारत, उसमें हम उसे कैसे पढ़ते हैं? उसे हम पढ़ते हैं सॉवरेन
सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, आंसर ए इज द राइट आंसर। इसका जो सीक्वेंस है उसे आपको याद करना पड़ेगा, पहले 3S, ठीक है, उस हिसाब से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वाज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो हमारा जो 1976 अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें कौन सा वर्ड यहाँ पे नहीं जुड़ा था? कौन सा होगा? यहाँ पे होगा डिग्निटी। क्या होगा? डिग्निटी नहीं जुड़ा था। ओके, बाकी सब उसमें जुड़ा था। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो हमारा जो इंडिया में जो फेडरेशन का जो सिस्टम है, ठीक है, तो फेडरेशन किस देश से लाया गया था? वो हमारा कनाडा से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था ना? कनाडा से। एक बोरोड फीचर है, ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बोरोड फीचर हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से ज़्यादा फीचर लाया गया है? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम इसे बोल सकते हैं जो जेरॉक्स कॉपी, हमारा जो अभी का जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 का एक जेरॉक्स कॉपी भी बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो इमरजेंसी प्रोविजन है, आपको पता होगा हमारा 3 इमरजेंसी प्रोविजन है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वो किस देश से लाया गया है? वो होगा हमारा क्या? वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ओके, हमें जर्मनी से वो फीचर लाया है हमने। नेक्स्ट देखिए, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा जो इंडिया में अभी अभी जो लोकपाल और लोकायुक्त का ऑफिस है वो कहाँ से लाया, किस देश से लाया गया है वो फीचर? वो होगा आंसर हमारा क्या? ऑप्शन बी, ऑम्बुड्समैन इन स्कैंडिनेविया। ओके, नेक्स्ट देखिए, Indian Constitution has taken certain feature of the constitution of other country. Which country has contributed to the framing the directive principle of state policy? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बाहर के देश से फीचर लाए गए हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो फीचर किस देश से लाया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो है हमारा आयरलैंड। कौन सा देश ना? आयरलैंड। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। वो थोड़ा घुमा के दिया गया है। तो ये देखिए, हमारा जो फेडरेशन का जो सिस्टम है वो कौन सा देश से लाया गया है? वो हमारा होगा कनाडा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशियल रिव्यू है वो कौन सा देश से लाया गया है? वो है हमारा यूएसए से लाया गया है। कौन सा लाया गया है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। जो फेडरल सिस्टम है विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर वो किस देश से लाया गया? वो भी हमारा कनाडा से लाया गया है। ठीक है, कनाडा। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। जिस देश में हमारा जो गवर्नमेंट है प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारा यहाँ पे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में, तो हम अगर यूएसए के बात करते हैं तो वहाँ पे है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो बेसिक फीचर क्या है? वो है सिंगल एग्जीक्यूटिव। क्या है? सिंगल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विथ इंडिया। तो इंडिया के हिसाब से कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मतलब इंडिया गवर्नमेंट कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं? वो है क्या? आंसर होगा व्हाइट पेपर। क्या ना? व्हाइट पेपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू। जो हमारा इंडिया में
जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी है, तो इंडिया में एग्जीक्यूटिव किसके सबऑर्डिनेट है? वो है हमारा लेजिस्लेचर के सबऑर्डिनेट है। किसके? ना लेजिस्लेचर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो जिस देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उस देश का एसेंशियल महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? उसका इम्पोर्टेंट फीचर होगा ना सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ओके, क्या? ना सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एट व्हिच ऑफ इट्स सेशन डिड कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो कांग्रेस के किस सेशन में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को एडॉप्ट किया गया था? आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा आभाड़ी सेशन ऑफ 1955। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इन इंडियन पॉलिटी व्हिच ऑन इज सुप्रीम। जो इंडियन पॉलिटी है उसमें सुप्रीम क्या है, सबसे बड़ा कौन है? वो है द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। संविधान ही सब कुछ है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा इंग्लैंड में जो इंग्लिश क्राउन है वो किसके एग्जाम्पल है? वो हमारा किसके एग्जाम्पल है? लाइक आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, क्या है? ना नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव हमारा प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट देखिए द डिक्लेरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल वाज मेड बाय। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट हमारा अमेरिका का जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज गांधीज डेफिनेशन ऑफ राम राज्य। तो गांधी के, हमारा फादर ऑफ द नेशन जो गांधी जी है, गांधी जी के हिसाब से राम राज का डेफिनेशन क्या है? क्या होगा? आंसर है सॉवरेनिटी ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्योर मोरल अथॉरिटी। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंजॉय ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा देश यहाँ पे एंजॉय करता है? यहाँ पे देखिए जितने भी देश है वो सब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिर्फ एक्सेप्ट यूएसए के। तो यहाँ पे यूएसए है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर नॉट अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा 368 है वो उस आर्टिकल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है। तो बोला गया है 368 के तहत कौन सा चीज़ का अमेंडमेंट नहीं हो सकता। वो क्या है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। जो हमारा यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसमें कौन सा एडवांटेज है, सुविधा क्या है? तो इसमें क्या सुविधा है? इसमें सुविधा है स्ट्रॉन्ग स्टेट। ओके, क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टेट। नेक्स्ट देखिए द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हमारा जो प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट है उसमें कौन से प्रिंसिपल पे वो ऑपरेट होता है? वो सेपरेशन ऑफ पावर। क्या ना? सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पे वो ऑपरेट होता है। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन में दिया यूएसए, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, कौन सा देश में एक अनरिटन अलिखित संविधान है? तो यूके में है। यूके मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड में
जो संविधान है वो लिखित नहीं है, ठीक है, अलिखित है। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, तो हमारे जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो कैसे सिलेक्शन हुए थे, वो इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा ड्राफ्टिंग कमिटी था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें प्रियम्बल के बारे में किसने प्रस्तावना दिया था, किसने दिया था ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, कौन थे, वो होंगे हमारा राजेंद्र प्रसाद। कौन थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के जो असेंबली हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था, सभापति बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 years वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय, तो ये जो एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जो बोला गया था, इस ये स्टेटमेंट किसने दिए थे, ये दिए थे मौलाना आज़ाद जी ने दिए थे, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था उसका जो फर्स्ट सेशन बैठक कब हुआ था, वो हुआ था 12 सितंबर 1946। ओके, ऑप्शन बी 12 सितंबर 1946। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमिटी वाज, तो हमारा जो ड्राफ्टिंग कमिटी के जो मेंबर थे वो कितने थे, वो थे 7, कितने थे, 7 थे। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कमिटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कमिटी हुआ था जिसमें बहुत सारे कमिटी थे, उसमें एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी भी था, तो उसके जो चेयरमैन वो कौन थे, उसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। ओके, जिस वजह से उनको हम बोलते हैं हमारा लोह मानव, ठीक है, आयरन मैन भी उन्हें बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सेशन, कुल मिला के कितने सेशन हुए थे जो संविधान को बनाने के लिए, कितने, वो होगा 11, 11 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर बाय, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट डे था उस डे में कौन सभापतित्व किए थे, कौन किए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितने दिन टाइम लगा था, कितने दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 month 18 days। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बन के तैयार हो गया था, कब बन के तैयार हो गया था, वो हमारा 26 1949, मतलब नवंबर 26 1949 को बन के तैयार हो गया था, ठीक है। Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? So ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, क्या होगा राइट आंसर, वो थे जयप्रकाश नारायण। ओके, नेक्स्ट देखिए, Who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था वो
रेजुलेशन किसने लाए थे? वो लाए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु प्रिजाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सेम क्वेश्चन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसका जो फर्स्ट मीटिंग का सभापतित्व किसने किए थे? वो होगा ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who among the following was the advisor to the drafting committee of the Constituent Assembly? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था उसमें एडवाइजर कौन थे? उसमें एडवाइजर थे ऑप्शन डी के बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कब से फंक्शनिंग स्टार्ट किया था? कब से? वो होगा 9 दिसंबर 1946। ये डेट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द बेसिक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था तो उसका बेसिस क्या था? कौन किसके आधार पे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था? वो होगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था उसमें वैरायटी टाइप्स ऑफ कमेटी था, तो उसमें जो यूनियन पावर कमेटी था उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी का। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कब अडॉप्ट किया गया था? तो कब अडॉप्ट किया गया था? वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है तो आपको इस डेट को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, उसका कौन सा प्रिंसिपल फीचर है? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्सी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, सही है होगा। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, नहीं, वो 1909 को हुआ था, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, तो ये होगा सही। तो क्या है ऑप्शन हमारा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू? क्या होगा ना? वो होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? तो कौन सा एक्ट हमारा इंडिया में कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था? वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड बाय द? क्या होगा? जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सेंटर और स्टेट में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा बेसिस पे हो रहा है अभी? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय द? जो हमारा अभी का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था? वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। क्या होगा? आंसर होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन व्हिच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया हमारा जो पार्लियामेंट है वो कब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है? कब? 1950 को अडॉप्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेसी एट द सेंटर्स? तो डायरेसी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेसी कब इंट्रोड्यूस किया गया है? कौन सा एक्ट के तहत? वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत, 1919। ओके, व्हिच वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? तो यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में, तो इनमें से कौन इसका मेंबर नहीं था? जॉन साइमन, क्योंकि जॉन साइमन कमीशन का मेंबर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर ऑफ स्लेवरी? तो कौन सा एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी बोला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैच कीजिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 99, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1947। तो क्या होगा? तो हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 वो है हमारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, ए के 4। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो होगा क्या ना, माउंटबेटन प्लान। और इंडिया इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड जॉइंट सिलेक्ट कमेटी होगा। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट होगा 1947। तो उस हिसाब से ऑप्शन हम देख लेते हैं, ए का होगा हमारा ऑप्शन 4, ए का ऑप्शन 4 है। तो ठीक है, बी और डी में दोनों दिया गया है। बी का दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, बी का 3 होना चाहिए। ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा ना? बी होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय? कौन सा एक्ट के तहत हमारा इंडियन का जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल हुआ था? कौन सा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट ऑन एंड? तो कौन सा एक्ट के तहत हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी खत्म हो गया था? कौन सा एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1813 के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक है, व्हिच आर द फॉलोइंग vested the Secretary of State for India with supreme control over the government of India? कौन सा होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअरी पावर वर गिवन टू? जो हमारा जो फेडरेशन हुआ था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, तो रेसिडुअरी पावर किसको दिया गया था? वो होगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर क्रिएटेड? जो हमारा 2 इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, तो वो किस एक्ट के तहत बनाया गया था? किस एक्ट के तहत? वो है द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय? तो कौन सा एक्ट के तहत हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था? मतलब कौन से एक्ट के तहत
ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया गया था, वो क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773। द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म फ्रॉम द बेसिस ऑफ, तो जो हमारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बना था वो किसके आधार पर बना था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। नेक्स्ट देखिए, विथ रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड बाय, जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो कौन से एक्ट के तहत खत्म हुआ था? वो हुआ था द चार्टर एक्ट 1813 के तहत खत्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड बाय, उस सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 वाज बेस्ड ऑन, जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो एक्ट है, वो किसके आधार पर बना था? द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन, एस्पेक्ट ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, तो कम्युनल इलेक्टोरेट कौन सा एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था? वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बाय virtue ऑफ व्हिच एक्ट डायरेसी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो डायरेसी किस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था? किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as, तो जो 1935 में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वो हमारे जो 1950 में जो ऐड किया गया, तो वो किस में और किस हिसाब से ऐड किया गया है? किस हिसाब से? वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है ना? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है? कौन सा एक्ट का है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या होगा? राइट आंसर होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि ये हमारा जेरॉक्स कॉपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू, कौन सा एक्ट के थ्रू बनाया गया है? कौन सा? वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, डी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस हिसाब से हम 101 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी के। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा और वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए, जिस वजह से आपका रिवीजन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा होगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए।